बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिज्म का चैप्टर 42 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में बोन मिनरल होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि बेसिकली बोन में मिनरल्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, विटामिन डी का, पैराथायरॉइड हार्मोन का, इन चीज़ों का क्या रोल होता है कैल्शियम वगैरह को मेंटेन करने के लिए। और पार्ट 2 की वीडियो में जो हम ड्रग्स यूज करते हैं मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि कैल्शियम और फास्फोरस ना सिर्फ हमारे स्केलेटन को यानी कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बल्कि बॉडी के दूसरे सेल्स के अंदर भी इनके काफी अहम फंक्शंस होते हैं। अब कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद है, तो बेसिकली 3 लेवल्स में आप चीजों को याद रख सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास होते हैं मेन रेगुलेटर्स। ठीक है, मेन रेगुलेटर्स हमारे पास 3 है। एक होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, दूसरा होता है विटामिन डी, और तीसरा होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 मेन रेगुलेटर्स। उसके बाद वो कहते हैं कुछ और भी हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जिनका सेकेंडरी रोल होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी हार्मोन्स भी हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसके अलावा आ जाते हैं एस्ट्रोजेंस, और उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास कैल्सिटोनिन। ठीक हो गया भाई, ये तो होगा बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स वगैरह। कुछ नॉन हार्मोनल रेगुलेटर्स भी होते हैं, या हम कहते हैं कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो कि हम दे सकते हैं। सारी बातें मैंने आपको बताया, पार्ट 2 की वीडियो में हमने ड्रग्स को डिस्कस करना है। अब जाहिर सी बात है ड्रग्स भी हमारे पास रेगुलेट कर सकते हैं कैल्शियम वगैरह को, वो हम पढ़ेंगे बिसफॉस्फोनेट्स, क्लोराइड, कैल्शियम मिमेटिक्स। तो ये पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग मेन रेगुलेटर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम सेकेंडरी रेगुलेटर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मेन रेगुलेटर आता है हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन। तो स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन को। ये बेसिकली एक 84 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है। नाम तो जाहिर है, रिलीज कहां से हो रहा है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। आपको पता है थायरॉइड ग्लैंड की बैक साइड पे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं, वहां से रिलीज होता है। अगर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे काम करता है और साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। कौन कौन से सेल्स में? रीनल सेल्स में साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेगा और बोन के सेल्स में साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेगा। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का ओवरऑल फंक्शन आपसे पूछा जाए तो ये सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है और सीरम फास्फोरस को डिक्रीज करता है। सही की बात, सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है और सीरम फास्फोरस को डिक्रीज करता है। और ये दोनों काम करने के लिए बेसिकली मेनली 2 जगहों पे काम कर रहा होता है। एक किडनीज पे काम कर रहा होता है, दूसरा बोन पे काम कर रहा होता है। थ्योरी में इन्होंने इन्हीं 2 चीजों का जिक्र किया हुआ है। अलबत्ता इस डायग्राम में उन्होंने जीआईटी का भी जिक्र किया हुआ है कि जीआईटी के अंदर भी ये एब्जॉर्प्शन वगैरह को रेगुलेट कर रहा होता है। अब मैं आपको पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन बताता हूँ। एक दफा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किडनीज में, बोन्स में इसका क्या फंक्शन है। सीधी सी बात है, बोन का तो इसने तोड़ना है बोन को। ठीक है, बोन की रिजॉर्प्शन करवानी है। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी, जाहिर सी बात है बोन के अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो बोन के तोड़ने की वजह से कि मिनरल्स निकल के ब्लड में आएंगे। तो जब बोन की रिजॉर्प्शन करवाएगा तो बोन की रिजॉर्प्शन की वजह से कैल्शियम भी इंक्रीज करेगा और फास्फोरस भी इंक्रीज करेगा। सही होगी बात। किडनी में क्या करता है? किडनी में ये कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको ये इंक्रीज कर देता है, यानी कि चाहता है कि कैल्शियम कम से कम यूरिन में खराब हो सके। तो कैल्शियम की आप कह सकते हो कि जो एक्सक्रीशन है उसको कम कर रहा है या रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और फास्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करता है, यानी ये चाहता है फास्फोरस जो है वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। तो ओवरऑल आप देखेंगे कैल्शियम बोन से निकल रहा है, इसलिए कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होगी। कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं होने दे रहा, इसलिए कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होगी। तो पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने कही है कि पैराथायरॉइड हार्मोन फास्फोरस को डिक्रीज करता है। अब आप कहेंगे कि यार जब बोन को तोड़ा है तो फास्फोरस तो ब्लड में बढ़ रही है, तो एक तरफ से फास्फोरस ब्लड में बढ़ रही है, दूसरी तरफ फास्फोरस की एक्सक्रीशन भी हमने इंक्रीज कर दी, तो होगा क्या? ओवरऑल बहुत ज्यादा फास्फोरस बाहर निकलेगी। देखो, अगर सिर्फ एक्सक्रीशन इंक्रीज करते हैं यानी कि रीअब्जॉर्प्शन कम करते हैं, ये जो कम किया हुआ है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन कम की हुई है। ठीक है, एक्सक्रीशन इंक्रीज की हुई है। अगर हम सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन को कम करते तो क्या होता? ब्लड में जितनी फास्फोरस होती थोड़ी बहुत निकल जाती यूरिन में। अब हमने क्या किया है? हमने बोन को तोड़ा, फास्फोरस काफी ज्यादा कर दी ब्लड में और फिर ढेर फास्फोरस एक्सक्रीट कर दी, तो बॉडी में से बहुत ज्यादा फास्फोरस निकल जाती है। इसीलिए पैराथायरॉइड हार्मोन याद रखने के लिए कहते हैं इसको फास्फोरस ट्रैशिंग हार्मोन, फास्फेट ट्रैशिंग हार्मोन भी कहते हैं इसको। सही की बात, ओवरऑल सीरम फास्फोरस लेवल्स को ये कम कर रहा है, फास्फेट लेवल्स को ये कम कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। याद है, बेसिक बातें थी जो कि आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब मजे की बात ये है किडनीज पे इसका क्या असर हुआ उस पर तो मजीद डिटेल की जरूरत नहीं है, बस हमें पता चल गया कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा और फास्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा।
जीएटी में इसका क्या इफेक्ट होगा, कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जीएटी का ज्यादा खास रोल नहीं है। बोन पे पैराथायराइड हार्मोन का जो रोल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये तो हमें पता है कि बोन की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, लेकिन किस तरह से करवा रहा है, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सही होगी बात, बल्कि मैं यहाँ छोटा सा बल्कि इरेज कर ही देते हैं। अब देखो जी होगा क्या, ये आ गई हमारे पास जनाबे वाली एक अदद बोन। सही हो गया, काफ़ी बुरी सी बोन बनी है, थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं इसको, अभी भी बुरी है बहरहाल। खैर एनीवेज, अब बोन के अंदर होते हैं, एक तो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मेशन करवाते हैं, मिनरल्स को बोन के अंदर डालेंगे, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन को तोड़ने में रोल प्ले करते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, और जो नॉर्मल सेल होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ये बात तो आपको पता है, सही होगी बात। अब हम ये देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करवा रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट को जब एक्टिव करवाएगा तो आप कहेंगे यार ये तो ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करवा रहा है, इसका मतलब है कि ये तो बोन को फॉर्म करवा रहा है, बोन तोड़ नहीं रहा बल्कि बोन को फॉर्म करवा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करवाता है और बोन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन जब ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करवाता है तो ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करते हैं रैंक एल, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जब रैंक एल रिलीज करते हैं, ये रैंक एल ऑस्टियोक्लास्ट को फॉर्म भी करवाता है और जो ऑस्टियोक्लास्ट बने होते हैं उनको मैच्योर भी करवाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ओके होगी बात। अब पैराथायराइड हार्मोन की वजह से हुआ ये, ऑस्टियोब्लास्ट भी बढ़ गए, ऑस्टियोक्लास्ट भी बढ़ गए, बोन की फॉर्मेशन भी बढ़ गई और बोन का टूटना भी बढ़ गया। नेट इफेक्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर तो कॉन्टिन्यूस हाई डोज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन देंगे, कॉन्टिन्यूस हाई डोज जो कि बॉडी में कॉन्टिन्यूस डोज ही होती है, ठीक है, तो बोन को तोड़ने वाला काम ज्यादा होगा, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन करवाएंगे। सही हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हम अगर हम इंटरमिटेंट डोजेस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन दे दें, यानी किस्तों में दें, थोड़ा सा दिया फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा दिया फिर छोड़ दिया, इंटरमिटेंट डोज दें, तो इंटरमिटेंट डोज ओवरऑल बोन की फॉर्मेशन करवाती है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी जिसमें बोन की मिनरलाइजेशन कम हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग इंटरमिटेंट पैराथायराइड हार्मोन दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेरीपैराटाइड देते हैं। टेरीपैराटाइड एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, पैराथायराइड हार्मोन वाला ही काम करती है। तो इंटरमिटेंट टेरीपैराटाइड हम दे देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इंटरमिटेंट पैराथायराइड हार्मोन जो है वो मिनरलाइजेशन ज्यादा करवाता है, डीमिनरलाइजेशन कम करवाता है। ये बात समझ में आ गई, बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी बात थी। अच्छा एक और बात भी है, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो इस रैंक एल को इनहिबिट कर देते हैं। डेनोसुमाब आगे जाकर पढ़ेंगे, यहाँ भी शायद लिखा हो, ये देखिएगा, ये डेनोसुमाब रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स, ठीक है। ये रैंक लाइगेंड इनहिबिटर जब हम दे देते हैं ना, तो क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करवाता है, लेकिन जिस तरीके से ऑस्टियोक्लास्ट ने एक्टिव होना था वो इनहिबिट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी पैराथायराइड हार्मोन सिर्फ बोन को सपोर्ट ही कर पाता है, बोन को तोड़ नहीं पाता। तो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग या तो पैराथायराइड हार्मोन को इंटरमिटेंट ही दे दें, उसकी वजह से भी अच्छे वाला काम ज्यादा होगा, बुरा काम नहीं हो सकेगा, या फिर रैंक एल इनहिबिटर्स डेनोसुमाब दे दें। ओके होगी बात। तो याद तो बात बड़ी जा रही है। अब आखिर में उन्होंने सिर्फ एक बात डिस्कस की है कि पैराथायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को क्या चीजें रेगुलेट कर रही होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाना, फॉस्फेट के लेवल्स को कम करना। इसका मतलब है जब भी कैल्शियम के लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो वो पैराथायराइड हार्मोन से कहेंगे भाई कैल्शियम पहले ज्यादा है, आपको खास रिलीज होने की जरूरत नहीं है। सही, कैल्शियम के लेवल जब ज्यादा होंगे तो वो पैराथायराइड हार्मोन को इनहिबिट करेंगे। एक और बड़े मजे की बात है, वो ये है कि पैराथायराइड हार्मोन का एक और फंक्शन होता है, वो फंक्शन ये होता है विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करना। वो आपको पता है विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकासिफेरोल, जो विटामिन डी, अभी वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो ये विटामिन डी का ही है। तो विटामिन डी को एक्टिवेट भी करवाता है पैराथायराइड हार्मोन। तो अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो वो पैराथायराइड हार्मोन को इनहिबिट करेगा। अगर बॉडी में विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स हो यानी कि एक्टिव फॉर्म हो, वो भी कहेगा यार तुम्हें रिलीज होने की जरूरत नहीं है, पहले एक्टिव हूं, तो एक्टिव विटामिन डी भी इसको इनहिबिट करेगा। और इसी तरह से अगर बॉडी में फॉस्फेट लेवल्स कम हो वो भी पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करेंगे। यानी पैराथायराइड हार्मोन का जो जो फंक्शंस है
अगर वो फंक्शन पहले ही बॉडी में हुए हैं तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन रेगुलेटर इनमें से कौन सा है? सबसे जो बड़ा मेन रेगुलेटर है पैराथायरॉयड हार्मोन का वो है कैल्शियम। फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम सबसे बड़ा मेन रेगुलेटर है। नंबर 2 पे रेगुलेटर आता है विटामिन डी। सेकेंडरी रेगुलेटर यानी कि थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है वो है विटामिन डी। और ये जो फास्फोरस की रेगुलेशन है इसका जिक्र बिग कैटजंग में किया है, मिनी कैटजंग में ऐसा है ही नहीं, तो ये बहुत थोड़ा सा पैराथायरॉयड हार्मोन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं इंक्रीज्ड कैल्शियम कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करता है। मिनी कैटजंग में तो ये बात उन्होंने नहीं बताई हुई, अलबत्ता बिग कैटजंग में उन्होंने ये बात बताई हुई है। ये बिग कैटजंग का एक पेज है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है वन मैकेनिज्म और सेकंड मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म तो ये है कि हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीजेस होती हैं, तो जब कैल्शियम लेवल रेज्ड होता है ये प्रोटीजेस पैराथायरॉयड हार्मोन को तोड़ देती हैं। ठीक होगी बात। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब कैल्शियम लेवल रेज्ड होता है ये रिसेप्टर्स कहते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दो। तो 2 मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू इंक्रीज्ड कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। और विटामिन डी कैसे इनहिबिट करता है एक्टिव, वो भी उन्होंने बताया हुआ है कि एक्टिव विटामिन डी रिसेप्टर होते हैं वो आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। फास्फोरस कैसे इनहिबिट करता है, ये बड़े मजे की बात है। देखो जब फास्फोरस कम होगा ना, बॉडी के अंदर कम होगा, तो क्या होता है कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। बड़े मजे की बात होता कैसे है, फास्फोरस बेसिकली कैल्शियम को बाइंड फॉर्म में रखता है। तो अगर बॉडी के अंदर फास्फोरस इंक्रीज्ड होगा तो ये फास्फोरस बहुत ज़्यादा कैल्शियम को अपने साथ बाउंड कर लेगा। फास्फोरस जो वो कैल्शियम को बाउंड, ये कैल्शियम था मिसाल के तौर पे, ये कैल्शियम था, फास्फोरस जो वो कैल्शियम को बाउंड कर लेगा। फ्री कैल्शियम कम रह गया, जब फ्री कैल्शियम कम रह जाएगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन को लगेगा कि बॉडी में फ्री कैल्शियम कम हो गया है, हालांकि असल में बॉडी में फास्फोरस बढ़ गया। और वेरी सिमिलरली जब ये फास्फोरस कम होगा तो ये देखो कैल्शियम आज़ाद होना शुरू हो गया, फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम बढ़ जाएगा और फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम बढ़ने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा। तो फास्फोरस के कम होने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया। ओके के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट बिग कैटजंग में डिस्कस किया हुआ था। ओवरऑल बस यहाँ पे उन्होंने छोटी सी यहाँ पे तो लाइन लिखी हुई है कि किस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी क्या रोल प्ले करता है, पहले हम समझ लेते हैं विटामिन डी प्रोड्यूस किस तरह से होता है। सीधी सी बात है जाने वाली। एक तो बात यह है कि ये हमारी स्किन में प्रोड्यूस हो जाता है। स्किन में हमारे पास 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फॉर्म मौजूद होती है। जब इस पे अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर कोलकाल्सिफेरॉल। अच्छा, उसके अलावा डाइट के थ्रू भी आता है, कोलकाल्सिफेरॉल भी आता है, और जो प्लांट डिराइव्ड होता है उसको एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं हम। तो विटामिन डी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जैसे किसी को हम D2 कहते हैं, किसी को हम D3 कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारे पास आ रही हैं। ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ये फिर कन्वर्ट होती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर, यानी कि जो इट्स विटामिन डी है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, जो उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। अब सबसे जो मेन कन्वर्जन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन डी जब जाता है ना लिवर में, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया जी लिवर, तो लिवर विटामिन डी की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ओके होगी बात, ये होगी पहली हाइड्रोक्सिलेशन या एक्टिवेशन का पहला स्टेप। फिर जब ये विटामिन डी आपकी किडनीज में जाता है, ये मैंने एक किडनी ड्रॉ कर दी है, ये दूसरी किडनी हो गई। अच्छा, जब ये किडनी में जाता है तो इसकी मजीद हाइड्रोक्सिलेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 120, यानी कि 1 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया और 25 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन डी के और भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब ये मैंने बनाया 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। इसी तरह से 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी भी होता है, सिर्फ 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। एक बहुत ही अहम मेटाबोलाइट जिसका सिर्फ मिनी कैटजंग में जिक्र किया हुआ है वो ये है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब हमेशा याद रखना, जब भी लिवर का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्टिव विटामिन डी नहीं बन पा रहा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। सही। इसी तरह जब किडनी का कोई प्रॉब्लम होगा तो रीनल प्रॉब्लम हो गया तो भी एक्टिव विटामिन डी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लिवर और किडनीज ये दोनों विटामिन डी की एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके बात। अब हम देखते हैं विटामिन डी का रोल क्या होता है कैल्शियम पे, फास्फोरस पे, पैराथायरॉयड हार्मोन पे, मुख्तलिफ जगहों पर विटामिन डी क्या रोल प्ले कर रहा है। लो जी, मजे की बात है। पहले आप बताओ पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या किया था। पैराथायरॉयड हार्मोन ने कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया था
और फॉस्फेट लेवल को भी इंक्रीज किया था, सॉरी डिक्रीज किया था। ठीक होगी बात। सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता था और सीरम फॉस्फेट को डिक्रीज करता था पैराथायराइड हार्मोन। विटामिन डी सबको बढ़ाता है, विटामिन डी सीरम कैल्शियम को भी बढ़ाता है, विटामिन डी सीरम फॉस्फेट को भी बढ़ाता है। ज़्यादा बात समझ में आ गई? ओके। पैराथायराइड हार्मोन का बोन पे क्या इफेक्ट था? ओवरऑल हम कहते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन बोन रिजॉर्प्शन करवाता था, बोन को तोड़ता था, जिसकी वजह से वो सारी बातों को पता है ऑस्टियोब्लास्ट पे इफेक्ट करता था, वो रैंक एल बनाते हैं जो कि ऑस्टियोक्लास्ट को इफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली हमने कहा था पैराथायराइड हार्मोन जब बोन को तोड़ता है, कॉन्टिन्यूस पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, याद है ना, कॉन्टिन्यूस पैराथायराइड हार्मोन। अब ये कॉन्टिन्यूस और इंटरमीडिएट में हमें कंफ्यूज नहीं होना। आमतौर पर जो बॉडी रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन वो कॉन्टिन्यूस ही होता है, ठीक है। कि जो इंटरमीडिएट पैराथायराइड हार्मोन था ना, जिसमें हमने कहा था बोन उल्टा फॉर्म होना शुरू होती है, ये इंटरमीडिएट तब होता है जब हम डोजेस देते हैं, इंटरमीडिएट डोजेस दे रहे होते हैं, ठीक है। खुद जब बॉडी रिलीज करती है तो वो कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। अब कॉन्टिन्यूस पैराथायराइड हार्मोन बोन को तोड़ा था, इसी तरह से कॉन्टिन्यूस विटामिन डी भी बोन को तोड़ता है। विटामिन डी में कॉन्टिन्यूस इंटरमीडिएट का ताल्लुक ही नहीं है, बस वैसे ही आप याद रखो विटामिन डी बोन को रिजॉर्प्शन करवाता है, एक बात। लेकिन यहाँ बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, अक्सर जगहों पे हम देखेंगे विटामिन डी बोन को फॉर्म भी करवाता है, सही है बात। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये बस ये में रखेंगे कि विटामिन डी को जो है बोन को फॉर्म भी करवा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिकेट्स हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में बोन्स का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली हम यही कहते हैं विटामिन डी बोन की रिजॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक होगी बात। अब बोन को फॉर्म कैसे करवा सकते हैं वो भी बातें हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन डी सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका विटामिन डी का आपकी बोन पे क्या इफेक्ट होता है, आपकी किडनीज पे क्या इफेक्ट होता है, और आपकी जीआईटी पे क्या इफेक्ट होता है। पैराथायराइड हार्मोन जीआईटी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा था, विटामिन डी भी करेगा। फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा था, विटामिन डी भी करेगा। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन को तोड़ रहा था, जिसकी वजह से कैल्शियम बन रहा था, विटामिन डी भी ऐसी करेगा। बोन को तोड़ने की वजह से फॉस्फेट बन रहा था, विटामिन डी भी ऐसी करेगा। ओके बात। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर रहा था ताकि कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए, विटामिन डी भी ऐसी करेगा। और पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था ताकि फॉस्फोरस का लेवल कम हो, ठीक है। फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था, जबकि विटामिन डी फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को इनहिबिट नहीं करता। ये फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन को भी सॉरी, पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फोरस को एक्सक्रीट करवा रहा था, ठीक है, फॉस्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा था। पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट नहीं करेगा, ये फॉस्फोरस को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। जैसे कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाया था कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए, उस तरह से फॉस्फोरस को भी रीअब्जॉर्ब करवाएगा फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाने के लिए। ये तो बात हो गई विटामिन डी के बारे में। ओके, पैराथायराइड हार्मोन ने विटामिन डी को एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया था। और हमने ये भी पढ़ा, जब हमने पैराथायराइड हार्मोन की रेगुलेशन पढ़ी तो हमने कहा था नंबर 1 रेगुलेटर होता है कैल्शियम, नंबर 2 रेगुलेटर होता है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो विटामिन डी का जब हम रोल पढ़ रहे हैं तो उसमें एक रोल ये भी है कि ये पैराथायराइड हार्मोन को इसके रिलीज को इनहिबिट करता है। चूंकि पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करवा रही थी, तो जब विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है वो जाके पैराथायराइड हार्मोन से कहता है भाई मैं एक्टिवेट हो गया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको मजीद रिलीज होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्टिवेट हो गया हूँ। तो ये जाकर पैराथायराइड हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। सही होगी ना बात। ऐसे ही होता है आजकल के ज़माने में, बेवफाई होती है। पैराथायराइड हार्मोन ने उसको जवान किया और जवान हो गया, उसने कहा भाई मैं काफ़ी जवान हो गया, तुम्हें मजीद जवान करने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, तो विटामिन डी के काफ़ी तक रोल्स हमने समझ लिए। अब हम थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी ज़्यादा देखते चले जाते हैं। हाँ, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी स्टिमुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि इसको जवान किया था पैराथायराइड हार्मोन ने। And synthesis of vitamin D is inhibited by fibroblast growth factor 23। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 जो होता है विटामिन डी के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का सिर्फ यही फंक्शन है, ठीक है, इसलिए याद करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑलराइट जी, अब ये विटामिन डी के हम काफ़ी सारे रोल्स यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा विटामिन डी को मज़ीद गहराइयों से देखने के लिए तैयार है, मेरा ख्याल है। ओके बात। अच्छा, आखिर में उन्होंने बात की है कि विटामिन डी मेटाबोलाइट्स को इनहिबिट करेंगे, फॉस्फेट इनहिबिट करेगा। जिस तरह जाहिर सी बात है तो फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो वो विटामिन डी से कहेगा तो मुझे मज़ीद इंक्रीज़ करने की जरूरत नहीं है। फॉस्फेट इनहिबिट करेगा विटामिन डी को, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इनहिबिट करेगा विटामिन डी को, और विटामिन डी के एक्टिव मेटाबोलाइट्स इटसेल्फ भी विटामिन डी को इनहिबिट करेंगे। जाहिर बात है किसी भी प्रोसेस में अगर A = B
और इस एनवायरनमेंट में बी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सारी बात है ये वाला रिएक्शन इनहिबिट होगा ना। तो अगर विटामिन डी के ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे तो वो मजीद विटामिन डी की कन्वर्जन को इनहिबिट करेंगे। जैसे कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स में पैराथायरॉइड हार्मोन को इनहिबिट किया था, उसी तरह से ये कन्वर्जन को इनहिबिट करेंगे। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है यार। अब मैंने ना यहाँ पे आपको एक और बड़ी कॉन्सेप्ट बात पता नहीं है, ये जो किताबी बातें हैं वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं कह यहाँ पे एक बड़ी मजे की कॉन्सेप्चुअल बात आ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। हाँ लो जी, विटामिन डी कैल्शियम के लेवल्स को ब्लड में बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बोन से तोड़ कर कैल्शियम लाता है, जीआईटी से ज़्यादा कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। और हमने कहा है कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर रहा है, इसलिए भी कैल्शियम ब्लड में बढ़ गया। लेकिन यूरिन में भी कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। अजीब बात, हालांकि हम कहते हैं कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, उसके बावजूद यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाएगा। बड़ी अजीब बात होगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस तरह से होगा। असल में कुछ इफेक्ट्स ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, कुछ इफेक्ट्स कम डोमिनेट कर पाते हैं। हुआ क्या बेसिकली समझ लो, ये एक नॉर्मल इंसान है, अभी विटामिन डी का कोई किरदार है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम था सिर्फ 100, ठीक हो गया, 11 सोना लग जाए आपको 100 यार अल्लाह खैर ही करे। अच्छा जी, जब ये गुजरा मोहतरम किडनीज से, अब जारी बात है जितना यहाँ पे होता है वो सारा तो नहीं ना किडनीज में आ जाता, समझ लो इसमें से 50 जो है वो किडनीज में आया, सही है, और बाकी एवरेज ब्लड में ही रह गया। इस 50 में से किडनीज ने रीअब्जॉर्ब कर लिया, मिसाल के तौर पे आधा रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक होगी बात। तो रीअब्जॉर्प्शन हो गई आधे की, या चलो सिर्फ 10 रीअब्जॉर्ब किया, बाकी सारा जाने दिया, सही हो गया। तो 50 में से 10 बनेगा 20%, 20% रीअब्जॉर्ब कर लिया, 10 जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया, और बाकी कितना निकल गया जी? 50 में से 10 रीअब्जॉर्ब हो गया तो 40 निकल गया, सही होगी बात। ब्लड में 100 आ रहा था, 100 में से 50 किडनीज में निकल गया, तो यानी कि ब्लड में बाकी कितना रह गया? 50। इस 50 में से 10 रीअब्जॉर्ब हो गया, यानी कि ब्लड में आ गया 50 + 10 60, ठीक है। और 40 जो है वो हो गया एक्सक्रीट, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज हो गई 20%। अब आ जाओ आप दूसरे सिनेरियो में। हमने जनाब वाली बोन की बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी है, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ गया है। इसी तरह हमने जीआईटी से भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कर दी है, और अब हमारे ब्लड में कैल्शियम हो गया है 1000। ओई शाबाश, 1000 सही होगी बात। एज्यूमिंग के सेम जीएफआर है, आधा जो है वो किडनी में निकल गया, आधा ब्लड में रह गया। तो ब्लड में कितना रह गया? 500, और किडनीज में कितना निकल गया? 500, सही होगी बात। अब हमने कहा हुआ है कि विटामिन डी जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पहले रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी 20%, अब समझ लो 50% रीअब्जॉर्प्शन हो गई, यानी कि यहाँ पे 500 था ना, उसमें से आधा रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो 500 था तो हमने कितना रीअब्जॉर्ब कर लिया? इसमें से 250 को हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ब्लड में कितना आ गया? 500 + 250 750 आ गया जनाब ब्लड में। और यूरिन में कितना निकल गया? 500 में से 250 रीअब्जॉर्ब हो गया, तो यूरिन में निकल गया 250। तो यूं हमने देखा कि इतना ज्यादा ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया था कि इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन के बावजूद यूरिन में ज्यादा कैल्शियम निकल रहा है। तो ये कैल्सीयूरिया हो गया। देखो पहले यूरिन में 40 निकल रहा था, अब यूरिन में 250 निकल रहा है। तो हम कहते हैं कि यूरिन में भी कैल्शियम बढ़ गया, ब्लड में पहले इतना था, अब ब्लड में इतना है, ब्लड में भी कैल्शियम बढ़ गया। हाइपर कैल्सीमिया भी हो गया, हाइपर कैल्सीयूरिया भी हो गया। अब मजे की बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज्ड और यूरिन में भी ज्यादा कैल्शियम है। हाइपर कैल्सीयूरिया भी हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज्ड हो गई है। अब देखो ना, यहाँ पे सिर्फ 20% रीअब्जॉर्ब किया था, 50 में से 10 रीअब्जॉर्ब कर लिया था, यहाँ पे 50% रीअब्जॉर्ब कर लिया हमने, 500 में से 250 रीअब्जॉर्ब कर लिया। सही होगी ना बात। तो आई होप सो कि ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे लाइन्स लिखी हुई है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, मतलब कहते हैं कि इंक्रीज यूजरी कैल्शियम ऑल्सो, क्या कह रहे हैं? बिकॉज देयर इफेक्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड बोन इज ग्रेटर देन देयर इफेक्ट इन द किडनी। यहाँ पे इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अब देखो 10 टाइम्स बढ़ गया है, पहले अगर 100 था तो अब वो 1000 हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। तो जीआईटी में और यहाँ पे इफेक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने के बावजूद यूरिन में ज्यादा कैल्शियम निकल जाती है। ओके ओके, बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे बड़ी मजे की बातें कर रहे हैं वो कहते हैं कि नाइट्रोवेनी बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में रोल प्ले करता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को। अब देखो, जब क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, इसका मतलब विटामिन डी कम बन रहा है, तो हम विटामिन डी दवाई दे देंगे।
लिवर डिजीज हो गई है, इसका मतलब विटामिन डी कम बन रहा है, हम विटामिन डी की दवाई दे देंगे। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिव करवाता है, जवान करवाता है, तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है विटामिन डी की कमी होगी, इसीलिए विटामिन डी हम लोग दवाइयों के दे देंगे। तो ऐसे सारी डेफिशिएंसीज में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा आता है उसको कैल्शियम की कमी है, हम कहते हैं कैल्शियम की गोली खा लो, साथ हम कहते हैं विटामिन डी की भी गोली खा लो, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। सही होगी ना बात। इसी तरह बहुत सारे दूध होते हैं, इनके अंदर भी विटामिन डी आता है। आप देखते हैं एड्स वगैरह होते हैं, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, तो उसका मतलब ये होता है कि दूध के अंदर कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी है, ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो सके। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि टॉपिकल फॉर्मुलेशन भी आती हैं, वो कुछ स्किन के डिसऑर्डर्स है, हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिसऑर्डर्स, क्योंकि विटामिन डी स्किन में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी रोल प्ले कर रहा होता है। सही होगी बात। मुझे मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि एक बात याद रखना, विटामिन डी कभी कभी बोन को बनाने में भी रोल प्ले करता है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि कभी कभी जब विटामिन डी की कमी होती है तो वो बोन फॉर्मेशन को प्रमोट भी करता है। बस यार बात ये में रख लो, विटामिन डी बोन की फॉर्मेशन को प्रमोट भी करता है। इसी वजह से विटामिन डी की डिफिशिएंसी में रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं, विटामिन डी की डिफिशिएंसी में ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है। अगर आपने यही बात याद रखी ना कि विटामिन डी बोन को तोड़ता है, तो फिर आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी में रिकेट्स का समझ नहीं आएगी। ओके होगी बात, या तो बात समझ में आ गई। फिर एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हम विटामिन डी देते हैं। अजीब बात है। अब एक आम आदमी का दिमाग क्या सोचता है, वो सोचता है यार हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ हुआ है, इसका मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा हुआ हुआ है। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम था कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम था विटामिन डी को जवान करना, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ हुआ है तो विटामिन डी बहुत ज्यादा होगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट कर सके। हैं, ये क्या बात हुई? विटामिन डी तो वैसे ज्यादा होना चाहिए था, हम कह रहे हैं हम सप्लीमेंट दे रहे हैं विटामिन डी की। कैल्शियम वैसे ज्यादा होना चाहिए था, हम कह रहे हैं कि हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए काम आता है, हाइपोकैल्सीमिया इंप्रूव हो जाता है, बोन डिजीज। ये क्या बात हुई? तो बात समझने की ये है कि सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म होता क्या है। एक तो ना ये जगह जगह मार्कर सामने जवाब दे जाते हैं। सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है वो आपको बिग कैंसर के इस वे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जिक्र किया उन्होंने कि जब क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाए तो बेसिकली किडनी फेलियर की वजह से विटामिन डी नहीं बन पा रहा, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म्स नहीं बन पा रही, और जब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म्स नहीं बन पाती तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो ही जाता है। तो यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी ज्यादा जो पैराथायरॉयड हार्मोन हुआ है वो विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ है। और जब विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी का भी काम था कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, तो विटामिन डी की कमी में कैल्शियम लेवल भी कम हुआ है। सही होगी ना बात। तो हुआ बेसिकली ये है कि रीनल फेलियर में, सीधी सी बात है जी, रीनल फेलियर हो गया, किडनीज कर गई फेल। रीनल फेलियर की वजह से विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो बहुत कम रह गई बॉडी में। जब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कम रह गई तो कैल्शियम भी बहुत थोड़ा रह गया। ठीक हो गई, बहुत थोड़ा रह गया। अब आपको पता है अगर थोड़ा कैल्शियम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट होगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है कैल्शियम को बढ़ाना। अगर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं है तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट होगा। सही, एज अ रिजल्ट पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया। इसको कहते हैं हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वो होगा इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन का कोई मसला है और पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ गया। सही, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि मसला कहीं और हुआ है, किडनी में मसला हुआ है। वो बेचारा तो मासूम है, वो तो कह रहा है यार बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं, जवान है ही नहीं, मैं उसको जवान करने के लिए बढ़ जाऊं, कैल्शियम है ही नहीं, ओहो मैं कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बढ़ जाऊं। वो तो बेचारा मासूम है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होगा लेकिन फिर भी विटामिन डी कम है और कैल्शियम वगैरह कम है। तो ऐसे बंदे को जब हम विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे, एक्टिव विटामिन डी देंगे, तो बोन भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये सारा कुछ। क्योंकि सारा मसला बना क्यों है? विटामिन डी कम होने की वजह से। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू रीनल फेलियर, इसमें सारी फसाद की जड़ ये होती है कि किडनी की वजह से विटामिन डी नहीं बन पा रहा, और जड़ का हल ये होता है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे दो। सही है बात। हालांकि नाम से ऐसे लगता है कि सेकेंडरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है तो मसला सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो मसला पैराथायरॉयड हार्मोन का ज्यादा होना होगा, लेकिन असल मसला जो है वो ये होता है। सही होगी ना बात। सेकेंडरी जो लगा दिया ना उन्होंने, वो बड़ा मतलब बड़ा गहराई से समझने वाला लफ्ज़ है। ओके हो गया जी। अब भी कैट में उन्होंने थोड़ी बहुत और बातें भी बताई हुई हैं।
उन्होंने कहा है कि यार पैराथायरॉयड हार्मोन के बहुत सारे, मैंने आपको बताया, मेटाबोलाइट्स होते हैं, 24 वाले भी होते हैं, 125 वाले भी होते हैं, ये वो सारे होते हैं। जो 125 वाला होता है इसका ज़्यादा काम कुछ और जगह पे होता है, जो दूसरे हैं उनका ज़्यादा काम कुछ और जगह पे होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि बोन्स पे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो होता है ना, वो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन और बोन की रिजॉर्प्शन इनमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। जबकि जो दूसरे हैं 24-25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो दूसरे मेटाबोलाइट्स हैं, इनका बोन में और इंटेस्टाइन में बहुत थोड़ा रोल है, इनका मेनली किडनीज में रोल है। सही, तो विटामिन डी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ मेटाबोलाइट्स कुछ फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स दूसरे फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं। सबसे अहम मेटाबोलाइट 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी ही है, इसीलिए विटामिन डी के सबसे अहम जो रोल्स हैं वो उसके बोन वाले हैं, इंटेस्टाइन वाले हैं, ये वो हैं। ओके बात। अब यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं कि जब हमें सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए विटामिन डी देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंडरी है, असल मसला विटामिन डी की कमी है, तो ट्रीट करने के लिए विटामिन डी दे देते हैं। लेकिन जब ट्रीट करने के लिए विटामिन डी देते हैं तो मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात विटामिन डी हाइपर कैल्सीयूरिया करवा देता है, हाइपर कैल्सीमिया करवा देता है। सही है, इलाज ये है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर देते हैं लेकिन हाइपर कैल्सीयूरिया नहीं करवाते, हाइपर कैल्सीमिया नहीं करवाते। वो कौन से ड्रग्स हैं? वो ये है डॉक्सरकैल्सिफेरोल। डॉक्सरकैल्सिफेरोल लिवर में जाएगा, जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, विटामिन डी वाले काम करेगा लेकिन ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया वगैरह नहीं करवाता। इसी तरह से कुछ विटामिन डी के एनालॉग्स हैं, पेरिकैल्सिटोल, इसी तरह से कैल्सिपोट्रीन, ये सारे भी विटामिन डी वाले काम कर लेते हैं। इस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में मसला हल कर लेते हैं, हाइपर कैल्सीमिया वगैरह नहीं करवाते, प्रॉब्लम नहीं करते, टॉक्सिसिटी नहीं करते, तो ये बड़े अच्छे होते हैं। गुड हो गई बात। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी क्या है? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया। सिंपल सी बात है, ये देखो, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, यही तो उसके फंक्शन है। कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करता है, कैल्शियम को फॉस्फेट में इंक्रीज करता है और कैल्शियम को यूरिन में इंक्रीज करता है। वैसे एक और फंक्शन भी है, पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट भी करता है, ठीक है, लेकिन वो सारी बातें हम टॉक्सिसिटी में डिस्कस नहीं करेंगे। इसको भी आप एक बार जरा नजर मार ले तो जरा बेहतर होगा। यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि विटामिन के बोन के अंदर कैल्शियम जा रही है, विटामिन डी इसको भी एक्टिवेट कर रहा है। अब अच्छा हाँ देखो, ओवरऑल थ्योरी में आप देखेंगे ना तो लिखा होगा विटामिन डी बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है, लेकिन अब आप इस डायग्राम में भी देख लो, विटामिन डी बोन को फॉर्म करवाने में रोल प्ले कर रहा है, बोन की फॉर्मेशन में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बोन को तोड़ता है या जोड़ता है, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा काम है इसका। आप अक्सर जोड़ना ही जेन में रख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक होगी बात। बोन को जोड़ने में रोल है विटामिन डी का, लेकिन फिर भी कैल्शियम को बढ़ाता है। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो हम लोग विटामिन डी देते हैं, जब हम चाहें कि ब्लड में भी कैल्शियम बढ़ जाए और बोन में भी कैल्शियम बढ़ जाए। आई रिपीट माई वर्ड्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब हम चाहें कि बोन में भी कैल्शियम बढ़ जाए और ब्लड में भी कैल्शियम बढ़ जाए तो हम विटामिन डी देते हैं, क्योंकि विटामिन डी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह इतनी करवा देती है, ब्लड के अंदर इतना बढ़ा देती है कैल्शियम को कि नेचुरली बोन में बढ़ जाता है विटामिन डी, कैल्शियम। सही होगी बात। तो ये बात समझ में आई आपको? यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि विटामिन डी का ब्लड कैल्शियम पे इतना इमेंस इफेक्ट होता है, ब्लड कैल्शियम को इतना ज़्यादा बढ़ा छोड़ता है कि अल्टीमेटली बोन्स में कैल्शियम बढ़ ही जाती है। सही होगी बात। तो यानी कि जीआईटी से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा रहा है विटामिन डी, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा छोड़ता है, जीआईटी से इतनी एब्जॉर्प्शन करवा छोड़ता है कि यूरिन में भी कैल्शियम बढ़ गया, बोन्स में भी कैल्शियम बढ़ गया, लेकिन फिर भी ब्लड में भी कैल्शियम बढ़ गया। तो अल्टीमेटली समझ ही आई कि जीआईटी से बहुत ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करवाता है विटामिन डी। ओके, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का एक ही काम है, फॉस्फेट को निकालना। सही, फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब कौन करवाता है? विटामिन डी। तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर विटामिन डी को इनहिबिट करता है। वो कहता है भाई तुम फॉस्फेट को बचा रहे हो ना, मैंने तुम्हें नहीं बचाने देना। बस इतना सा फंक्शन है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 का, ये विटामिन डी को इनहिबिट करता है ताकि फॉस्फेट बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। सही होगी बात। तो एक रिवीजन अगर मैं करूँ, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम था कैल्शियम को बढ़ाना, फॉस्फोरस को कम करना। विटामिन डी का काम था कैल्शियम को बढ़ाना, फॉस्फोरस को बढ़ाना। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का काम है फॉस्फोरस को कम करना। दैट्स इट। ओके होगी बात। अब नेक्स्ट, अच्छा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के बारे में ना बिग कैट में बड़ी कहानियां बताई हुई है उन्होंने, बड़ी म्यूटेशंस बताई हुई है। तो अगर किसी ने बिग कैट में पढ़नी ही हो उसके लिए मैं ये कहानियां बताया था आपको। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? ऑस्टियोसाइट्स में मेनली इसका सिंथेसिस वहाँ पे हो रहा है। इसके सिंथेसिस को प्रमोट करता है विटामिन डी। जाहिर सी बात है यार,
अगर ये देखो ना, ये नेगेटिव फीडबैक लूप्स को आप समझा करो। अगर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर विटामिन डी को इनहिबिट कर रहा है, मैंने बताया ना विटामिन डी को इनहिबिट करता है ताकि फॉस्फेट निकल सके बॉडी में से। अगर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर विटामिन डी को इनहिबिट कर रहा है कि भाई विटामिन डी तुमने नहीं बनना, तो जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा बना हुआ होगा तो वो कहेगा यार मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है, वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को जाके एक्टिवेट करवा देगा कि यार मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं। सही होगी ना बात। तो विटामिन डी जब बहुत ज़्यादा बना होता है तो वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है ताकि मुझे रोक लो यार, खुदा का वास्ते मुझे ना बनने दो। विटामिन डी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये बड़ा, मैं क्या कहूँ, विटामिन डी को गंदा बच्चा है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए विटामिन डी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट कर रहा है और पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है। सही होगी बात। अब ये समझना आपके लिए लूप से बड़ा आसान है। पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी फॉर्म करवा रहा था, इसलिए विटामिन डी पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करता है कि भाई मैं काफ़ी बन गया हूँ, अब मुझे मजीद फॉर्म ना करवाओ। और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो विटामिन डी को इनहिबिट करता है, इसलिए विटामिन डी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जाके प्रमोट करता है कि यार मैं काफ़ी सारा बन गया हूँ, अब मुझे इनहिबिट कर दो। सही की बात। तो जब विटामिन डी ज़्यादा बनता है अपने इनहिबिटर्स को एक्टिवेट करता है, और जब ज़्यादा बनता है तो अपने एक्टिवेटर्स को इनहिबिट करता है। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ऑलराइट, अब जनरल वाली हमने कहा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को एक तो प्रमोट करा विटामिन डी, और दूसरा DMP1। ये DMP1 होता है डेंटेन मैट्रिक्स प्रोटीन। डेंटेन मैट्रिक्स प्रोटीन भी इनहिबिट कर रहा होता है। अब वो कह रहे हैं जब डेंटेन मैट्रिक्स प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाए तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इनहिबिट नहीं हो पाता, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फॉस्फेट को बॉडी में से बहुत ज़्यादा निकाल देता है, विटामिन डी को तो तबाह कर देता है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। उसके अलावा वो कह रहे हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को रिलीज होने के लिए उसकी ओ ग्लाइकोसाइलेशन होनी होती है, और ओ ग्लाइकोसाइलेशन करवाने के लिए ये वाला फैक्टर होता है। अब अगर इस वाले फैक्टर के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो भी जारी सी बात है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाएगी, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज ना हो पाए तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मसले बन जाते हैं। एबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट होना शुरू हो जाती है, पेरियार्टरी जगहों पे बड़े मसले बन जाते हैं। अच्छा, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर किन रिसेप्टर्स पे काम करता है? एक उसका है FGF फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और एक रिसेप्टर है क्लोथो रिसेप्टर। ठीक है, अगर क्लोथो रिसेप्टर में या FGF रिसेप्टर में इनमें कोई गड़बड़ हो जाए, इनमें कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसकी वजह से भी जाहिर बात है फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इनमें म्यूटेशन होगी तो ये अपना इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, विटामिन डी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। ओके होगी बात। और फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को अल्टीमेटली क्लीव करने के लिए, तोड़ने के लिए जो साइट होती है वो होती है RXXR साइट। अगर इस साइट पे म्यूटेशन होगी तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टूट नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विटामिन डी की तबाही कर देगा, और जाहिर सी बात है हाइपोफॉस्फेटीमिया करवा देगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स करवा देता है। इसी तरह फैक्स फैक्टर PHEX फैक्टर जो होता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो भी हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। लेकिन ये सारी बातें बेकायदे में लिखी गई है, मेरी कायदे में लिखी हुई, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप गोला मारे। सही। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करवाता है? हाय ये सीरम कैल्शियम को भी कम कर रहा है और सीरम फॉस्फेट को भी कम कर रहा है। ये बोन रिजॉर्प्शन को रोकता है। सही होगी बात। तो बोन रिजॉर्प्शन को रोकता है, विटामिन डी को उल्टा काम कर रहा है, सीरम कैल्शियम को भी कम करवा रहा है और सीरम फॉस्फेट को भी कम करवा रहा है, और कहता है बोन को नहीं टूटे देना। कैल्सिटोनिन बोन का बड़ा सगा होता है। सही होगी बात। बोन फॉर्मेशन को भी कुछ ना कुछ बोन फॉर्मेशन को भी रोकता है, लेकिन मेनली बोन को टूटने से रोकता है। अब वो जो बात कह रहे हैं कि ये बोन को टूटने से पहले रोकता है और थोड़ी देर बाद, अब देखो ये बोन थी ना, उसको टूटने से रोक दिया इसने, फॉर्म हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, एक हद तक की फॉर्म हो गई ना, फिर काफ़ी कैल्शियम चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जाके ये बोन की फॉर्मेशन को भी रोकेगा। तो अल्टीमेटली इस बोन को स्ट्रेंथन किया कैल्सिटोनिन ने। ठीक है, मेनली बोन के टूटने को रोकता है। ओके होगी बात। बोन को तगड़ा करने में रोल प्ले करेगा। तो यानी ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह में ट्रीटमेंट के लिए हम इसको भी दे सकते हैं। और चूंकि ये बोन को टूटने से रोक रहा है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हुआ है, हम चाहते हैं कि बोन स्ट्रांग हो और ब्लड कैल्शियम कम हो, उनमें हम देते हैं कैल्सिटोनिन। सही होगी बात। विटामिन डी तब दिया था जब हम चाह रहे थे ब्लड में भी कैल्शियम ज्यादा हो जाए और बोन में भी कैल्शियम ज्यादा हो जाए, जबकि कैल्सिटोनिन हम तब ऑस्टियोप्रोसिस में देते हैं जब हम चाहते हैं कि बोन में कैल्शियम ज्यादा हो लेकिन ब्लड में कैल्शियम कम हो, यानी हाइपर कैल्सीमिया हुआ पड़ा है और बोन के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस हुआ पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैल्सिटोनिन दे देंगे। सही होगी बात।
हम आमतौर पे इंसानों में ह्यूमन कैल्सिटोनिन नहीं यूज़ करते, हम सैल्मन कैल्सिटोनिन मछली से निकाल के यूज़ करते हैं, क्योंकि सैल्मन कैल्सिटोनिन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा होती है, यानी थोड़ा सा देते हैं, असर बहुत ज़्यादा कर लेता है। एस्ट्रोजन की बात की जाए तो सीधी सी बात है, एस्ट्रोजन हो गया या उसके कुछ रिसेप्टर्स हो गए, जब एस्ट्रोजन की कमी होती है तो बोन बेचारी फारिग होना शुरू हो जाती है, तो हमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने वाली चीज़ें देनी पड़ती हैं। रेलॉक्सिफिन हो गया, ताकि पोस्ट मेनोपॉजल यानी मेनोपॉज के बाद बोन्स का ऑस्टियोप्रोसिस ना हो, तो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये चीज़ें दे सकते हैं। जाहिर बात है एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा देर डायरेक्टली देंगे तो हार्मोन के और बहुत सारे उल्टे सीधे इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम रेलॉक्सिफिन देंगे तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत कम होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, अलबत्ता बोन को स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कीजिए, अब हम सेकेंडरी हार्मोन्स पे आ गए हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, ये मेन हार्मोन्स थे। उसके बाद कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सेकेंडरी हार्मोन्स हैं। और फिर नॉन हार्मोनल एजेंट्स पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये बोन को मिनरल मेंटेनेंस को खराब करता है, बोन का बेड़ा गर्क करता है, इसलिए हमें ये नहीं देने चाहिए। लेकिन कभी कभी जब बहुत हाइपर कैल्सीमिया हुआ हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें देने पड़ते हैं। ठीक होगी बात। आगे बिग कैट्स ने मजीद डिटेल से बताया हुआ है कि जब हाइपर विटामिनोसिस डी हुआ हो, विटामिन डी बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा हो, तो सही बात है बोन का इतना खतरे की बात नहीं है, बोन पहले बहुत बन रही है, उस सिचुएशन में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।